गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टॉपिक कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम लोग ये करने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में फ्लो ऑफ कैश को तीन अलग अलग एक्टिविटी से शो किया जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब हम तीसरी एक्टिविटी की बात करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो डियर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी रेफर टू दोज एक्टिविटी व्हिच इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस। यानी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है उनको फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहा जाता है। देखो एक्चुअल में जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है वो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में और बोरोड कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज लेके आती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ गिने चुने आइटम होते हैं लाइक इशू ऑफ सिक्योरिटी। भाई कोई भी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर कोई भी आप इशू करोगे वो फाइनेंसिंग में आएगा। लोन रेज, अगर आपने कोई भी लोन रेज किया है वो फाइनेंसिंग में आएगा। रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, रीपेमेंट ऑफ लोन वो फाइनेंसिंग में आएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर वो फाइनेंसिंग में आएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। पहले इन दोनों चीजों को करंट लायबिलिटी माना जाता था, लेकिन अब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के अकॉर्डिंग इनको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाया जाता है। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट इंक्रीज हो रही है तो उनके थ्रू शॉर्ट टर्म फाइनेंस लिया जा रहा है, अगर डिक्रीज हो रही है तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस की पेमेंट हो रही है। ठीक है, क्लियर है बात? ये एक्टिविटी किस में जाएंगी? इन्वेस्टिंग में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड। तो गिने चुने आइटम है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाए जाते हैं। बस इसमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप कोई भी सिक्योरिटी इशू करते हो तो आपको पता है 3 प्रकार से हम सिक्योरिटी इशू कर सकते थे शेयर या डिबेंचर को, एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। तो अगर एट पार है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रीमियम के ऊपर इशू है तो वो प्रीमियम का अमाउंट इशू प्राइस के साथ ऐड हो जाएगा। अगर डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? लेस। इसी प्रकार अगर आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को या डिबेंचर को रिडेम्पशन करते हो प्रीमियम के ऊपर, तो जैसे 1 लाख रुपए के डिबेंचर आपने 10% प्रीमियम पे रिडीम किए हैं, तो इसका मतलब 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000 का प्रीमियम आपको देना पड़ रहा है, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। मतलब कि डिबेंचर के अमाउंट के साथ ही ऐड होके टोटल 1,10,000 रुपीज लेस करोगे। ठीक है। तीसरी बात, जैसे शेयर इशू करते हो उसके ऊपर अगर आपने कोई शेयर इशू एक्सपेंस किया है या आपने कोई अंडरराइटिंग कमीशन पे किया है, लाइक 5 लाख के शेयर इशू किए जिस पे आपने 2% के हिसाब से 10,000 रुपीज का अंडरराइटिंग कमीशन दिया। एक्चुअल में आपको दिखाना है नेट प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को इशू करने से नेट प्रोसीड क्या है, टोटल अमाउंट आपको क्या मिल रहा है। तो उसमें ध्यान रखना कि इशू करने से जो पैसा मिल रहा है उसमें से इस प्रकार का कोई भी कमीशन, कोई भी एक्सपेंस है तो दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड। उसे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो डियर, इसी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन 28, जिसमें ये कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है। आपको जो ट्रांजिशन दिए गए या एक्टिविटीज दी गई है उनसे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है। कैश फ्लो, देखो बेटा अब इस क्वेश्चन में एक टेबल दी गई है जिसमें आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर दिए गए। इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख से 8 लाख का बैलेंस है, इसका मतलब इशू किया गया। प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख से नील रह गया, इसका मतलब रिडीम किए गए। और डिबेंचर प्रीवियस ईयर नील था, इस साल 1 लाख है, इशू किए गए। अगर नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती तो केवल इनमें जो डिफरेंस आ रहा है उसी डिफरेंस को इशू या रिडेम्पशन मानते हुए आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो कर देते।
लेकिन नीचे इन्हीं इश्यू से रिलेटेड या रिडेम्पशन से रिलेटेड कुछ कंडीशन दी गई है। जैसे देखो इन्होंने जो पॉइंट दिए, एक तो पहले पॉइंटों को सबको पढ़ लीजिए। इसने कहा कि इक्विटी शेयर वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 15%, 12% प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, प्रेफरेंस शेयर्स को 5% प्रीमियम पे रिडीम किया गया है। 14% डिबेंचर वर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर 24, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 14,000। अच्छा, अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन का मतलब होता है कि जो हमारे अंडरराइटर्स होते हैं, अंडरराइटर्स आप सभी को पता होगा कि हम लोग अपने बिजनेस में, कंपनी में जब शेयर इशू करते हैं तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को पूरा करना चाहते हैं और उसकी गारंटी लेने के लिए कुछ पर्संस को अपॉइंट करते हैं, किसी कंपनी को अपॉइंट करते हैं जिसके लिए हम उनको कमीशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन। तो जब हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो उसपे जो अंडरराइटिंग कमीशन दिया गया है वो माइनस हो जाएगा। इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2018 को तो था 120 और प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 ऑफ मार्च 2017 था 90,000। अब देखो यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड के दो बैलेंसेस दिए गए, एक तो 31 ऑफ मार्च 2018 का और एक 31 ऑफ मार्च 2017। ध्यान करो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले पॉइंट में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि अगर प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, प्रीवियस और करंट ईयर का बैलेंस, करंट ईयर का बैलेंस कंटीजेंट लायबिलिटी माना जाता है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। केवल और केवल प्रपोज डिविडेंड का जो पिछला बैलेंस होता है प्रीवियस ईयर का, उसे ऑपरेटिंग में ऐड और उसी को डिविडेंड मानते हुए फाइनेंसिंग में लेस करना है, केवल प्रीवियस ईयर का बैलेंस। तो देखो ये सारे पॉइंट पढ़ने के बाद अब आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखाना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले इक्विटी शेयर की बात करो। ऊपर आपके पास इक्विटी शेयर का बैलेंस 6 लाख था प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर बैलेंस आपके पास हो गया 8 लाख रुपीस का, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 2 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर इशू किए। ड्यूरिंग द ईयर आपने 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू किए। अच्छा, उनके इशू के नीचे रिगार्डिंग नीचे कंडीशन भी दी गई है। पहले इक्विटी शेयर से रिलेटेड पॉइंट ही देखो। एक तो इसने कहा था कि इक्विटी शेयर वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 15%, 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू किए गए, 15% 30,000 रुपीज उसके ऊपर हो गया प्रीमियम, ठीक है। और एक पॉइंट ये कहा गया था अंडरराइटिंग कमीशन। भाई अंडरराइटर को 10,000 रुपए का कमीशन दिया गया तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। भाई 2 लाख की इक्विटी शेयर पे 30,000 का तो आपने ले लिया प्रीमियम ऐड, और जो अंडरराइटर को कमीशन दिया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब, अच्छा जो प्रपोज डिविडेंड वगैरह वो तो सेपरेट पॉइंट है, उसका इशू से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी शेयर को इशू करने से टोटल आपको 2,20,000 रुपीज मिल रहे हैं। तो इसको कुछ ऐसी लैंग्वेज में लिख दिया करो, यहां पे लिख दिया करो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम, यहां पे दिखा देना ₹2 लाख प्लस ₹30,000 फॉर प्रीमियम माइनस ₹10,000 फॉर अंडरराइटिंग कमीशन। तो 2,20,000 इक्विटी शेयर इशू करने से 2,20,000 रुपीज मिले। और क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है, क्योंकि पैसा आएगा, इसको एज ए पॉजिटिव आइटम शो करना। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करो। लास्ट ईयर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 2 लाख रुपीस की, करंट ईयर में रह गई नील। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन किया है। भाई 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बैलेंस कम हो रहा है, इसका मतलब आपने प्रेफरेंस शेयर का क्या किया है, रिडेम्पशन। और वो भी कैसे, तो नीचे सेकंड पॉइंट दिया गया था कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स आपने रिडीम किए और 5% यानी कि 10,000 रुपीज प्रीमियम। यहां पे प्रीमियम आपने दिया है,
भाई प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे तो प्रीमियम उसके ऊपर देना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन पे आपको टोटल कितने की पेमेंट करनी पड़ रही है? 2,10,000। यहां पे लिखोगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम 2,10,000। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम कितना हो गया? 2,10,000। उसके बाद डिबेंचर की बात करो। लास्ट ईयर आपके पास डिबेंचर थे नील, करंट ईयर में हो गए 1 लाख। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपीस के डिबेंचर इशू किए गए और उसके ऊपर नीचे थर्ड पॉइंट दिया गया था डिबेंचर वर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%। तो 1 लाख के डिबेंचर पे 1% 1,000 का हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट माइनस होगा क्योंकि वो पैसा नहीं मिला। आपको डिबेंचर को इशू करने से 99,000 मिल रहे हैं। यहां पे लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट 99,000। ठीक, ऊपर के तीनों पॉइंट हो गए। अब उसके बाद एक तो नीचे देख लो, नहीं तो एक बात ध्यान रखना, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के साथ डिबेंचर के साथ रेट दी गई है तो ये बात क्लियर है कि आपने उन रेट से इंटरेस्ट और डिविडेंड की पेमेंट की होगी। लेकिन अगर नीचे कुछ अमाउंट बता रखा है तो वो मानेंगे, नहीं तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करोगे। जैसे नीचे की एडिशनल इंफॉर्मेशन को चेक करो, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट पे कह रहा है कि भाई डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स 24,000। भाई हमारे जो पुराने प्रेफरेंस शेयर थे, पुरानी मतलब स्टार्टिंग में 2 लाख के थे, ड्यूरिंग द ईयर रिडीम हो गए। कब हुए हमें नहीं पता, हम तो लास्ट में मानते और 2 लाख पे 12% के हिसाब से 24,000 का डिविडेंड मानते। लेकिन इसने भी यही 24 ही माना है कि भाई डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर 24,000। हमने डिविडेंड पे किया है 24 का, उसको भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 24। इसी प्रकार कहते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। भाई हालांकि डिबेंचर आपने कब इशू किए हैं? शुरू में नील थे, साल के अंत में 1 लाख पे। हम तो यही मानते हैं कि हमने डिबेंचर एट द एंड ऑफ ईयर इशू किए जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं बनता। लेकिन जब इसने कहा है कि भाई डिबेंचर पे हमने 14,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया है तो मान लो भाई, इसकी मानो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग पता नहीं कब इशू किए हो। तो इसने जब इंटरेस्ट पेड दे दिया तो फिर आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, डिविडेंड पे करोगे माइनस दिखाओगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे आपने कितने का इंटरेस्ट पे किया है? 14,000 का। इसी प्रकार अंडरराइटिंग कमीशन दिखा चुके क्योंकि हमने शेयर इशू में से माइनस कर लिया था। परपोज डिविडेंड, अब बताया था मैंने परपोज डिविडेंड का प्रीवियस ईयर, केवल प्रीवियस ईयर बैलेंस का ट्रीटमेंट करना है, करंट ईयर बैलेंस का कुछ नहीं करना। करंट ईयर में तो परपोज डिविडेंड था 120 का, लेकिन प्रीवियस ईयर में परपोज डिविडेंड हमारे पास कितने का था? 90,000। तो पिछले साल का जो परपोज डिविडेंड है ये माना जाएगा कि दैट वाज पेड इन द करंट ईयर। तो यहां पे लिखेंगे परपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, परपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल का परपोज डिविडेंड कितने का था बेटा? 90,000, और उसमें भी पैसा जाएगा। ठीक है बेटा, और कुछ नहीं है, और कोई लोन वगैरह का अमाउंट है नहीं। अब इसके बाद टोटल कर लो, टोटल हमारे पास कितना आता है? 1,09,000 और इसमें आ गया 145 19,000। बेटा 19,000 रुपीज का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। ये जो 19,000 रुपीज का नेगेटिव बैलेंस है इसको क्या माना जाएगा? कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होने वाला कैश आउटफ्लो। क्लियर है बेटा? इस तरीके से आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है। ठीक है,
तो देखो डियर, यहाँ तक हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टॉपिक कंप्लीट है। एक दो क्वेश्चंस इसी प्रकार के आपको दिए हुए हैं। चलो हम लोग कोशिश करेंगे एक दो क्वेश्चंस और करने की नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी तक का टॉपिक कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।